अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हबीब ऑफिशियल में आज हम दो मौज़ूआत के ऊपर मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे। दोनों का ताल्लुक कुछ दिफाई नौइयत का है और पाकिस्तान और भारत से इसका ताल्लुक है। ये पहले हम बात करते हैं एक मिसाइल की जो कि भारत से फायर हुआ। वो बात की बात है कि इंटेंशनल या इंटेंशनल, वो किस मकसद के लिए किया गया, और वो पाकिस्तान के इलाके में 3 मिनट से कुछ ऊपर परवाज करता हुआ जीटी रोड के एक छोटे से शहर मियाँ चन्नू के पास आके गिरा। खुशकिस्मती से नीचे कोई नुकसान नहीं हुआ। बज़ाहिर ये एक छोटा सा इंसिडेंट लगता है। मेरा शुरू से ख्याल था कि ये एक मिस फायर या किसी तकनीकी खराबी की वजह से, जो कि बहुत बड़ी एक जंग का पेशखैमा भी हो सकती थी, उसकी वजह से हुआ है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो हमारा रिएक्शन टाइम जज करना चाहते थे। मेरे ख्याल में किसी भी कंट्री का इन हालात में, जबकि दोनों के पास मिसाइल हों, दोनों के पास न्यूक्लियर यानी एटमी कैपेबिलिटी हो, उसमें कुछ ये तरीका नहीं है किसी का रिएक्शन टाइम जज करने का। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी तकनीकी गलती थी, लेकिन ये तकनीकी गलती बड़ी भारी पड़ सकती थी। दोनों एटमी ममालिक हैं और दोनों का जो है डिक्लेयर्ड एक अंडरस्टैंडेबल किस्म का जो उनका न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उसमें अगर फर्स्ट स्ट्राइक नहीं तो सेकंड स्ट्राइक की ऑप्शन दोनों ने रखी हुई है। और जब आप रेडार के ऊपर किसी ऐसे प्रोजेक्टाइल को आता देखते हैं तो वो एक हो या उससे ज़्यादा हो, अगर पहले किसी ने फायर किया हुआ है तो अगर भारत ने किया तो पाकिस्तान हैड ऑल द राइट्स टू रिस्पॉन्ड वेरी हैवीली। वो कन्वेंशनल रिस्पॉन्स भी हो सकता था, वो एटमी रिस्पॉन्स भी हो सकता था। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे जो जिम्मेदारान थे, हमारे एयर डिफेंस के, हमारी फोर्सेस के, उन्होंने बड़े समझदारी से काम लेते हुए इसमें जल्दबाजी में कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन भारत को इसकी जवाबदेही पूरी कौम, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया की अक़वाम को करनी चाहिए कि क्योंकि अगर वो इस काबिल नहीं है कि अपना मिसाइल सिस्टम संभाल सकें तो ये एक किसी भी जंग का, जो कि तीसरी जंग अज़ीम भी हो सकती है और यकीनन एक एटमी जंग भी हो सकती है, उसका पेशखैमा हो सकता है। मेरे हिसाब से ये इनके ब्राह्मोस के डिफरेंट वर्जन हैं। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये जो है सिर्फ ज़मीन से ज़मीन पे भी मार कर सकता है, इसको शिप या सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं, और इसको किसी जहाज़ से। तो एक इनकी जो कैपेबिलिटी है Su-30 से इसको फायर करने की, आई थिंक इनकी एक एक्सरसाइज भी इन दिनों एक प्लान थी, तो ये उसकी गालिबन तैयारियों के सिलसिले में, क्योंकि इसके पास वॉर हेड नहीं था। मैं आपको बताता चलूं कि अगर कन्वेंशनल वॉर हेड हो तो ये इस तरह का एक मिसाइल बज़ाहिर एक 500 पाउंडर के एक बॉम्ब के बराबर इसके अंदर बारूद होता है। तो गालिबन इनसे एक मिसफायर हुआ और वो जो है वो आके 3 मिनट से ज़्यादा अर्सा पाकिस्तान की फ़िज़ा में फ्लाई करते हुए वो मियाँ चन्नू के पास आके गिरा। और उसके बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ मिली। सबसे बड़े मज़ेदार जो जवाब मुझे मिला वो मियाँ चन्नू के एक बच्चे ने दिया कि हमारे यहाँ की खुशी की जो बर्फ़ी है वो बड़ी मशहूर है, तो हिंदुस्तान ने उससे हसद करते हुए हमारी बर्फ़ी को तबाह करने की कोशिश की है। तो बात यह है कि आप कभी परिंदे मारते हैं हमारे मुल्क के अंदर आके, कभी आप बर्फ़ी को तबाह करने की कोशिश करते हैं। अपने सिस्टम को संभाल के रखिए, वरना पाकिस्तान को जवाब देना बहुत अच्छी तरह आता है। अब इसके साथ हम आते हैं एक दूसरी डेवलपमेंट की तरफ। J-10 ये चीनी साख्ता तैयारा, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर 5th जनरेशन नहीं तो ये तकरीबन 4.5 जनरेशन का डेफिनेटली एक लेटेस्ट मल्टी रोल सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, जो कि बहुत उम्मीद अफजा बात है कि अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ है। इसका पहला बैच जो है तैयारों को वो पहुंच चुका है, लोगों ने उसको परवाज़ करते भी देख लिया और इंशाअल्लाह 23 मार्च को पूरी कौम इन तैयारों को परवाज़ करते हुए देखेगी। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना सा बता दूं, मेरा मकसद यहाँ पे कोई इसका कंपैरिजन करना नहीं है राफेल के साथ या किसी और तैयारे के साथ, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दो मेरे नज़दीक वजूहात हैं। एक तो हमारे पास एक डाइवर्सिफिकेशन हो गई है हमारे पास, कि हमारे पास अमेरिकन सिस्टम है, हमारे पास फ्रेंच सिस्टम है और हमारे पास अब चाइनीज़ सिस्टम में F-17 के बाद एक अगली जनरेशन का तैयारा जो है हमारे पास आ गया है, जिसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। इसकी स्पीड तकरीबन आवाज़ की रफ्तार से दुगनी है
माक 1.8 इसकी जो है वो स्पीड है। इसकी कॉम्बैट रेंज जो है वो भी 2600 किलोमीटर के करीब है और इसकी फेरी रेंज जो है तकरीबन 3000 किलोमीटर है, यानी कि बगैर रिफ्यूलिंग के ये एक जगह से दूसरी जगह तकरीबन 3000 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। एक इसकी खूबसूरत जो ज़बरदस्त बात है रेट ऑफ क्लाइंब, इसकी परफॉर्मेंस अब तकरीबन 55,000 फुट की बुलंदी तक ये इसका जो है ये परफॉर्म कर सकता है और सिर्फ 1 मिनट बल्कि उससे भी कम टाइम में तकरीबन 55 सेकंड में ये टेक ऑफ के बाद ये अपने 57,000 फीट की हाइट तक जा सकता है। फिर इसमें जो ऑप्शन है कैरी करने की, ये मल्टी रोल जो है इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। इट हैज़ 11 हार्ड पॉइंट्स जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लेज़र गाइडेड बॉम्ब लग सकते हैं, सैटेलाइट गाइडेड बॉम्ब लग सकते हैं, रॉकेट्स लग सकते हैं और इसके अलावा ये अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के पॉड्स को कैरी करता है। ये इसके जो एयरबोर्न रेडार है, इसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है, इसका जो फायर कंट्रोल रेडार है वो बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन में आप उसको काउंट कर सकते हैं। जनरेशन का भी बताता जाऊं कि जो सबसे पहले जहाज़ बने या मिलिट्री में इस्तेमाल हुए उनको हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। जब भी कभी कोई एक ज़बरदस्त किस्म का टेक्नोलॉजी में जंप लगता है तो उसको हम नई जनरेशन में काउंट करते हैं। आज दुनिया में जो लेटेस्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की चल रही है वो 5th जनरेशन है। तो बहुत खुशी की बात है कि हम उस 5th जनरेशन में शामिल हो चुके हैं। 6 जहाज़ पहुंच गए। ये जो J10 है, जो पाकिस्तान को वर्जन मिला है J10CE, ई स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट वर्जन, तो ये लेटेस्ट वर्जन है और मैं आपको यहाँ पे किसी किस्म का कंपैरिजन नहीं करूँगा इसका राफेल के साथ या Su-30 के साथ या किसी और जहाज़ के साथ, क्योंकि आज की जो एरियल वॉरफेयर है, फ़ज़ाई जंग है, वो एक पायलट वर्सेस एक पायलट नहीं है। वो एयरफोर्स का दिमाग यहाँ पे क्या सोचता है और एयरफोर्स का दिमाग यहाँ पे क्या सोचता है, उसके बाद उसको वो एम्प्लॉय कैसे करते हैं जब वो आमना सामना होता है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो कंपैरिजन जो होगा वो उसकी यूटिलाइजेशन में होगा। किसी का रडार बहुत बेहतर है, किसी का रडार थोड़ा कम है, किसी का मिसाइल थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, किसी का मिसाइल थोड़ा कम है। ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं जब कॉकपिट में बैठी हुई टीम सिर्फ फाइटर पायलट नहीं, जब उसके साथ जो उसको स्पोर्ट वाले जहाज़ हैं, जो उसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर वाले जहाज़ हैं, जो उसके एयरबोर्न वार्निंग वाले जहाज़ हैं, जो उसको गाइड करने वाले जहाज़ हैं, ये सब जहन मिल के जब एक्ट करते हैं तो वो जो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि 1 सेकंड की भी हो सकती है, 1 सेकंड से कम की भी हो सकती है, वो डिटरमिन करती है कि पायलट का नाम विंग कमांडर नोमान है या विंग कमांडर अभिनंदन। शुक्रिया।